जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो जनवरी मंथ का है। किस मंथ का? तो जनवरी का सार संग्रह हम लोग देखेंगे। सार संग्रह है। चलिए, पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके लिए दो लाइन बोलेंगे जो मोटिवेशनल लाइन होगा कि वह मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वह मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी हो गई, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। तो चलिए इसी जोश जुनून के साथ पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे और आप एक अच्छे एजुकेशन चैनल से आप जुड़े रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सी बौद्ध संगति जो था अशोक के शासन काल में आयोजित किया गया था? तो यह अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति जो था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात होता है दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर तो तीसरा पूछ दिया है, लेकिन पहला कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी थोड़ा सा लेते चलेंगे। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति। और अध्यक्ष कौन था, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष जो पूछेगा महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप। ध्यान रखेंगे। शासन काल भी पूछता है, शासन काल, शासन काल पूछता है। शासन काल जो था अजात शत्रु, अजात शत्रु था। और अजात शत्रु जो था किस वंश से था? हर्यक वंश से। किस वंश से दोस्त? हर्यक वंश से अजात शत्रु। यह प्रथम बौद्ध संगति आयोजित किया गया था अजात शत्रु के समय में। और ध्यान रखेंगे कहाँ आयोजित किया गया था दोस्त प्रथम बौद्ध संगति? तो राजगीर में, राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था। ओके। चलिए दूसरा बौद्ध संगति आपको बता देते हैं। दूसरा बौद्ध संगति की बात करते हैं। 300 साल के बाद होता है। 483 में तो हुआ था प्रथम, और यह 383 ईस्वी में होता है, 83 ईसा पूर्व में होता है। यह 100 साल में हुआ था, 100 वर्षों में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति 100 वर्षों में हुआ था। शासन काल पूछता है, शासन काल। ठीक है, शासन काल, शासन काल पूछेगा तो क्या बताएंगे? कालाशोक, कालाशोक के समय हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा बौद्ध संगति किसका समय हुआ था दोस्त? तो कालाशोक के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने वर्षों के बाद? 100 सालों के बाद में शासन था, कालाशोक के समय में किया गया था। और जो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन जो किस जगह पर? तो दोस्तों वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो वैशाली का जो है जानते हैं दोस्त, बालूका, बालूका राम बिहार बोला जाता है, बालूका राम बिहार। इस बात से स्पष्ट हो चुका है वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष पूछेगा सर्वकामी, सर्वकामी। अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी, या उसी का नाम है, कहीं दे देता है सुब्बू कामी। कंफ्यूजन नहीं करना है, सर्वकामी या सुब्बू कामी ये अध्यक्षता कर रहे थे दूसरे बौद्ध संगति। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात जो है दूसरी बौद्ध संगति में, ध्यान रखेंगे, थेरावादी, थेरावादी और महा महासंधिक, महासंधिक दो संप्रदाय बना हुआ था, दो संप्रदाय बना था। तो यह थेरावादी, और पूछता है थेरावादी किस धर्म से संबंधित है भाई? तो यह बौद्ध संगति से है। और यह थेरावादी और महासंघिक जो है यह दूसरी बौद्ध संगति में बना हुआ था। यह दो उप संप्रदाय बना हुआ था। यहाँ तक स्पष्ट हो चुका है। तीसरा बौद्ध संगति दोस्त हुआ था, तीसरा बौद्ध संगति की बात करते हैं। 247 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और जो दोस्तों कितने साल के बाद हुआ था? प्रथम तो 483 में हुआ था, उसके बाद 383 100 साल में। और यह तीसरा बौद्ध संगति जो किया गया था तो 236 सालों के बाद हुआ था। 236 सालों के बाद तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यहाँ तक स्पष्ट हो चुका है।
अब देखेंगे शासक पूछेगा अशोक के समय में, किसके समय में दोस्त? अशोक के समय में हुआ था, अशोक के शासन काल में। और यह मौर्य वंश से संबंध रखे थे, मौर्य वंश से संबंध था इनका अशोक का, स्पष्ट हो चुका है। तीसरा बहुसंगति अशोक के समय में। और कहाँ हुआ था दोस्त? पटना में, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और अशोकाराम बिहार यही इसी को बोलते हैं। ध्यान रखेंगे अवधेश कौन था भाई? याद कीजिए, मुगली, मुगली पुत्र तिस, मुगली पुत्र तिस जो था, ये अध्यक्ष बनाया गया था तीसरा बहुसंगति का। ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी में अधिधम पीटक, अधिधम, अधिधम पीटक, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं। पीटक, अधिधम पीटक जो है सृजन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, अधिधम पीटक की जो है यह मतलब कि इसका सृजन कब हुआ था? तो यह तीसरा बौद्ध संगति के समय में किया गया था दोस्त। अधिधम पीटक स्पष्ट हो चुका है। और ध्यान रखेंगे चौथा बौद्ध संगति की बात करते हैं दोस्त। ये जो हुआ था 585 ईसा पूर्व में होता है, और यह 102 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। ध्यान रखेंगे ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी, बुद्ध की महानिर्वाण के पश्चात जो है 585 ईसा के बाद जो आयोजित किया गया था, 102 वर्ष के बाद चौथा बौद्ध संगति। और यह किसके समय चौथा बौद्ध संगति हुआ था भाई? याद कीजिए, कनिष्क के समय हुआ था ना। किसके समय हुआ था भाई? कनिष्क के समय हुआ था ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कनिष्क पूछता है किस वंश से संबंध था? तो यह कुषाण वंश से संबंधित था, कुषाण वंश से, है ना, कुषाण वंश से संबंध था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, चौथा बौद्ध संगति दोस्त कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कुंडल वन जगह है, कुंडल वन, कुंडल वन में हुआ था। अध्यक्ष पूछेगा कौन? वसुमित्र था भाई। चौथा बौद्ध संगति के में वसुमित्र था, वसुमित्र था। और उपाध्यक्ष कौन था भाई? अश्वघोष था, अश्वघोष था। उपाध्यक्ष पूछेगा चौथा बौद्ध संगति का, ठीक है ना, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष था। दोस्तों चौथा ही बौद्ध संगति में, याद कीजिए, चौथा बौद्ध संगति में हिनआयन हुआ था, हिनआयन। और महायान का तो नाम सुने होंगे ना भाई, महायान। इसी ये दो दो संप्रदाय में टूटा हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है भैया कि बताएंगे महायान और हिनआयन किस बौद्ध संगति के बाद दो संप्रदाय में टूटा हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था। और कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क के समय हुआ था। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों ये भी जानिए, संस्कृत को अपनाया गया था, संस्कृत को अपनाया गया था, अपनाया गया था, संस्कृत को अपनाया गया था। किस बौद्ध संगति में? चौथा बौद्ध संगति में दोस्तों अपनाया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। ब्लेड यूरिन, ब्लेड ब्यूरिन, ब्लेड ब्यूरिन किस प्रकार की उपकरण हुआ करता था और किस काल की परंपरा के परिचायक लक्षण है भाई? ब्लेड ब्यूरिन जो है, ब्लेड ब्यूरिन जो है, बताना है यह किस काल की परंपरा रही है। तो उच्च पूरा पाषाण काल के समय में, आप तो जानते ही हैं दोस्तों, उसमें औजार का जो है रूप में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों का, ये नुकीला पत्थरों का, है ना, नुकीला पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इसी को ब्लेड ब्यूरिन कहा जाता था। तो उच्च उच्च पूरा पाषाण काल में इस पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग्वेद में किस मंडल में चतुष्वर्ण, चतुष्वर्ण की अवधारणा प्राप्त है? 10वें मंडल में है। तो वर्ण व्यवस्था जो है आपको ध्यान रखेंगे किस मंडल में, चतुष्वर्ण में। वेद पूछेगा तो ऋग्वेद में आपको 10वें मंडल में है। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था भैया? दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो ये भी क्वेश्चन जानने वाला है। तो मोहम्मद तुगलक ले गया था। मोहम्मद तुगलक जो है आपको दिल्ली से दौलताबाद ले गया था अपनी राजधानी को
हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट लक्षण कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप तो जानते ही हैं, नटराज का मूर्ति कहाँ से मिला हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। तो इस प्रकार नाट्य कला की जो है जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। राजसूय योग जो है, राजसूय योग का अनुष्ठान का वर्णन जो है किस वेद में है? राजसूय योग की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। यजुर्वेद से राजसूय योग की जानकारी मिलती है। और अगले क्वेश्चन, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये खारवेल के शासन की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल की जानकारी मिलती है। मध्यकालीन भारत में जो है दस्तर बंदान बंदान जो है दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा को कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में, तो ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन भारत में दस्तार बंदान कहा जाता था किसको? उलेमा को कहा जाता था। उलेमा को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दिल्ली सल्तनत में किसे मस्तौफी ए मुमालिक बोला गया है? मुस्त मुस्त मौफिक के ए मुमालिक कहा गया है। मुमालिक का काम क्या था? अच्छा, ये काम पूछा है। इनका काम क्या हुआ करता था दोस्तों? तो लेखन परीक्षण का काम करता, अकाउंटेंट का काम किया करता था। दिल्ली सल्तनत काल में मुस्तौफिक ए मुमालिक जो था, ये अकाउंटेंट के काम किया करता था, लेखन परीक्षण का काम किया करता था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजद्रोहण के उपरांत समाप्त कर दिए गए कृषि उपकरण है ना, क्या कहलाते थे? तो उसको क्या बोला गया? अब वाब अब अब वाब कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजद्रोहण के समय में उपरांत जो है समाप्त कर दिया गया, जो कृषि उपकरण का क्या कहलाता था? अब अवाब कहा जाता था। इसको समाप्त कर दिया फिरोज शाह तुगलक। यह कृषि से संबंधित उपकरण था। यह हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग के जो है अंतरिम सरकार में 1946 में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 5 सदस्य शामिल होते हैं। 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से कहा जाता है। इसका किसके किसके बीच में होता? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में है। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। 1917 में बनी हुई थी। 1917 में, उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू बनी थी, एस नायडू। 1925 में बनी थी भारतीय। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो आप तो जानते ही हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही भयानक घटनाकांड हुआ था दोस्तों। इसमें बूढ़े बच्चे को गोली का शिकार हो गए थे लोग। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। वर्ष 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन है ना, इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो W हंटर को बनाया गया था। 1982 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो W हंटर को बनाया गया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मोरिस गेवेयर थे। सर मोरिस गेवेयर जो थे, भारत सरकार 1935 में आया हुआ था। तो यह संघीय फेडरल न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो सर मोरिस गेवेयर थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1982 में गठित हंटर कमीशन, तो यह किससे संबंधित है? 1882 में गठित हंटर कमीशन के कमीशन जो है किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। अवध में अंग्रेजी राज में विलय, अवध को अंग्रेजी राज में विलय के समय कहाँ, वहाँ का नवाब कौन था?
तो अवध का नवाब कौन था भाई? जब अंग्रेजी राज में उसको मिला लिया गया था, तो वाजिद अली शाह जो था, वाजिद अली शाह अवध के नवाब हुआ करता था, उसमें अंग्रेज के मिला लिया अवध को। 1857 के विरोधों के समय जो है जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये भी क्वेश्चन पूछने वाली बात है। यह वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान कौन किया था? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। चलिए, पॉलिटी से क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देख रहे हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए हुए थे, ठीक है ना। और सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकलों में से वो कौन सा आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धित करने के लिए बताया गया है, संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल जो 51 है। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। कब से? तो 26 जनवरी 1950 तक जो है, जो भी व्यक्ति भारत में जन्मे हैं तो वह भारत का नागरिक माने जाएंगे। अगले बढ़ते हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को सामान्य वैधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में एक मौलिक अधिकार जो था उसको वैधिक अधिकार बना दिया गया, संपत्ति अधिकार को। भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल जो है प्रेस की स्वतंत्रता बताता है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 बताता है। आर्टिकल 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता मिलता हुआ है। और प्रेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? याद रखेंगे, 159 है, 159वें नंबर पर है प्रेस जो है। प्रेस को ये आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, देख रहे हैं ना, गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, 159वें नंबर पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का वह कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है भाई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इसका काम करेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की हैसियत से काम करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछेगा तो यह राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त आयोग कौन थे भाई? तो जॉन मथाई थे, जॉन मथाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश जारी किए जाते हैं। तो किसी भी सरकारी आदेश को निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है परमादेश जारी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राज्यों में वो कौन सा अधिकतम सिल्क सूत का उत्पादन करता है? सिल्क के उत्पादक में कौन सा है? तो आपको ध्यान रखें, कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा सिल्क का उत्पादन करता है। लूसीफर अच्छा क्वेश्चन है। लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है। तो यह शुक्र ग्रह का लूसीफर नाम है, लूसीफर यह शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। पृथ्वी के कोर या केंद्रीय भाग को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको गुरु मंडल के नाम से, मंडल के नाम से, तो गुरु मंडल के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पृथ्वी के कोर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गुरु मंडल के नाम से पुकारा जाता है। लूसीफर, ये भी एक नया क्वेश्चन मिला है, शुक्र को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे,
एक खगोलीय इकाई डैश के बीच की दूरी को निरूपित करता है, तो आपको पृथ्वी और सूरज के बीच को दूरी को यह खगोलीय दूरी बताता है। ठीक है। और एक देखेंगे क्वेश्चन, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की एकत्र, है ना, मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाले वर्षा को डैश कहा जाता है। क्या बोलेंगे? वाताग्र। वाताग्र वर्षा बोला जाता है। कौन सा वर्षा भाई? वाताग्र वर्षा बोला जाता है। वाताग्र वर्षा से क्या समझते हैं? तो चलिए, वाताग्र वर्षा आपको समझना चाहिए। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ, माने कि गर्म हवा चल रहा है तो उसके खिलाफ जो है ठंडी हवा की मात्रा मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण वर्षा होती है, उसी को वाताग्र वर्षा बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन के देखेंगे, विषुवत तब होता है, विषुवत तब होता है जब सूरज ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर आ जाता है। तो कब होता है भाई विषुवत की घटना? जब सूरज ऊर्ध्वाधर आ जाता है तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो आ जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, अक्षांश का 1 डिग्री अंश का बराबर कितना होता है? तो 111 किलोमीटर, है ना। अक्षांश का एक अंश डैश के बराबर होता है, तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। यूरोप के किस शहर को यूरोप के किस शहर को एड्रियाटिक की रानी को बोला जाता है? एड्रियाटिक की रानी वेनिस को बोला जाता है। एड्रियाटिक की रानी बोला जाता है किसको? तो वेनिस को बोला जाता है, वेनिस को बोला जाता है। भारत के किस पद का इस्तेमाल पद का पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच में भूमि के लिए किया जाता है? तो दो नदियों को इस्तेमाल किए जाने वाले को क्या बोलेंगे? दोआब भूमि बोला जाता है। दो नदियों के है क्या हो गया? दो नदी हो गया। ठीक है। तो इसी के बीच में जो है ना, ये जमीन होगा। ठीक है ना, इसका जमीन होगा, तो इसी को दोआब बोला जाएगा, दोआब क्षेत्र बोलाते हैं दो नदियों के बीच में। चलिए आगे क्वेश्चन है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है? तो नदी के उस ज्वारीय मुंह को क्या बोलेंगे? जहाँ मीठे, ताजे और खारे पानी का जल का समृद्ध होता है, उसी को बोलेंगे नद मुख बोलेंगे। नदी का ज्वारीय मुहाने को क्या कहेंगे? जहाँ मीठे और खारे पानी का समृद्ध होता है, उसको नदमुख बोला जाता है, नदमुख बोला जाता है। चलिए, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, सुनिएगा। वाणिज्यिक की दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों का एक पद एक पादक जो है अनम एक पादक कृषि डैश की अनुपम प्रकृति छांट के नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, टाढ़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का नवीकरणीय, मैंग्रोव वनों का विनाश, आदिवासियों के द्वारा लकड़ी का अवैध कटाई और अनधिकृत आखेट समस्याओं को अधिक जटिल बनते जाते हैं। और अवलवण भूमि अवलवण जल और कोटेरिकी कोटेरिकियाएँ, है ना, उसी को बोलेंगे फ्लैश वाटर जो कि तीव्र गति की सूखी से बढ़ रही है, क्योंकि उसको बोलेंगे क्योंकि नवीकरणीय और मैग्रोव का विनाश हो रहा है। यह कि इसका उदाहरण दिशा निर्देशित करता है कि आपको सुंदरबन को ये दिशा निर्देशित करता है। चलिए इसको स्किप कीजिए, क्वेश्चन को, उतना लंबा तो नहीं आएगा लेकिन जानकारी में रखें। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का रिजर्व जो किस राज्य में है? तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको सरिस्का वन बाघों का रिजर्व देखने को मिलता है। सुल्का फांट सुल्का सुल्का फांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? सुल्का फांटा वन्य जीव अभयारण्य आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। सुल्का फांटा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो ये आपको नेपाल में है, सुल्का फांटा। नेशनल पार्कों में से वह कौन सी एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है, नामदफा नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्कों में से वह कौन सी एक जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नामदफा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में।
चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है अनुमानसिकता का है, अनुमानसिकता का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र जो है अनुमानसिक विभिन्नता से है, अनुमानसिक विभिन्नता से संबंधित है। विश्व के जैव भंडारों में से वह कौन से गारो पहाड़ी में फैला हुआ है? तो ये गारो पहाड़ी में नोकरेक है, नोकरेक जो है फैला हुआ है। तो भारत के जैव भंडारों में से वो कौन से गारो पहाड़ी में फैला हुआ है? तो नोकरेक फैला हुआ, नोकरेक फैला हुआ है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है, तो यह किसमें उसकी जानकारी होती है, सूचीबद्ध होती है? रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राणियों की जानकारी हमें रेड डाटा बुक से मिलती है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्रकृति का आवास में नहीं देखी नहीं जाती है। ये आपको 50 वर्षों तक में तो विलुप्त कैसे घोषित कर सकते हैं? तो 50 वर्षों में वो प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता है तो उसको क्या मानेंगे? तो विलुप्त माना जाता है, रेड डाटा बुक में उसको चला शामिल हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा? डुगोंग, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्त के कगार पर है, वो क्या है? तो ये आपको मैमल्स है। डुगोंग जो है ये समुद्री जीव है, डुगोंग जो है समुद्री जीव है जो विलुप्त के कगार पर आ चुका है। तो ये स्तनधारी मैमल जो है विलुप्त के कगार पर आ चुका है। ये भी रेड डाटा बुक में आ जाएगा। चलिए अब बातें करेंगे हम दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष में कितना प्रकार का बदलाव कर किया है? तो किया हुआ है तो जुलाई जुलाई जून से बदल कर अप्रैल और मार्च कर दिया है। तो ये आपको आरबीआई का लेखा वर्ष जो है बदल दिया गया, कब से कब तक? तो ध्यान रखेंगे किस से मंथ में? तो अप्रैल और मई, अप्रैल और मार्च में, अप्रैल और मार्च में कर दिया है, अप्रैल और मार्च में कर दिया है। इस बात को ध्यान, पहले जो था जून और जुलाई और जून में था, जुलाई और जून से बदल कर क्या कर दिया गया है? लेखा वर्ष। तो अप्रैल और मार्च में कर दिया गया है आरबीआई का लेखा वर्ष। दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर हुआ करती है। तो देश की राष्ट्रीय आय जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर हुआ करती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था हेतु किसी भी कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादक वृद्धि में से परिणत नहीं हो सकता है, वो क्या कहा जाता है? तो उच्च पूंजी उत्पादक अनुपात के बराबर होता है, उच्च पूंजी उत्पादक अनुपात के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुलक कैपिटलिस्ट है ना, बुलक कैपिटलिस्ट जो है जिसको बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो बैल पूंजीपति जो बोलते हैं उस किसानों को जिसके पास कुछ साधन तो है पर जो है धनगढ़ नहीं है, धनगढ़ नहीं है, मतलब कि आप धनवान नहीं है, उसी को बुलक कैपिटलिस्ट बोला जाता है। नहीं तो बैल जिसके पास है, क्या होता है? बैल यूं एक साधन है, उसी से अपना जीविका खेती करना, ये इसी को बुलक कैपिटलिस्ट बोला जाता है। भारत के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाले कृषि पदार्थ कौन है? तो बासमती चावल, सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, JAM 3 से क्या तात्पर्य है? तो जे 3 से मैं क्या हो गया? JAM से क्या होगा? ज से हो गया जनधन, ए से हो गया आधार, एम से हो गया मोबाइल नंबर, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म जो है तो JAM त्रिनेत्री बोलते हैं इसी को, जनधन, आधार और मोबाइल इसी को बोला गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वोच्च उपयोगिता मापा जाता है, किससे मापेंगे? तो मान के चलिए अपने देश के जो है आर्थिक वृद्धि किससे मापेंगे? तो सकल घरेलू उत्पादक से मापेंगे, सकल घरेलू उत्पाद से देश की वृद्धि मापी जाती है। अटल नौ, नौ, अन्वेषण मिशन
किस विभाग का प्रमुख पहल है? नीति आयोग का। अटल नवोन्मेषण मिशन जो है आपको नीति आयोग का ये मिशन है। भारत के थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन सा संस्था या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है, ध्यान रखेंगे, भारत के थोक मूल्य सूचकांक और आंकड़े किस कार्यालय या संस्था के द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। साख पत्र है ना दिया जाता है, एक जो है निर्यातकर्ता के द्वारा जो है साख पत्र जो दिया जाता है। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? एक निर्यातकर्ता के द्वारा साख पत्र दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्त, सामान्य विज्ञान और तकनीकी पर चलेंगे क्वेश्चन पर। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं डैश के आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु भार के फलन होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक विशेषताएं परमाणु भार के फलन होते हैं। परमाणु भार के क्या होते हैं? फलन होते हैं। तो मेंडलीव ने क्या दिया है? तो परमाणु भार के बारे में बताया हुआ है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए जो है ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। ब्यूटेन के आपको सिगरेट में भी प्रयोग करते हैं, आपको ब्यूटेन मीथेन है, और ब्यूटेन का आपको किसमें? एलपीजी में जो गैस जो महकता है उसमें मार्केप्टन को मिलाया जाता है, मार्केप्टन को मिलाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, जो नीला थोथा बोला जाता है। तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, CuSO4। चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्टेन संख्या क्या है? ऑप्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापता है? तो आपको ईंधन को मापा जाता है। ऑप्टेन संख्या का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्त? तो ईंधन को मापने करने, ईंधन की गुणवत्ता माप करने के लिए ऑप्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। वो कौन सी धातु समानता तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा जो है आपको द्रव अवस्था में पाई जाती है। रेडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम जो है, सोडियम वाष्प लैंप का जो है सड़क प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकाश एक वर्णिक है और पानी के बूंदों से गुजरने से वह विभक्त नहीं होता है। इसलिए जो है रोड लाइट के प्रयोग में सोडियम सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग करते हैं। क्यों करेंगे भाई? तो यह प्रकाश एक वर्णिक है, यह विचलित नहीं होती है, और बारिश के बूंदों से गुजरने में यह विभक्त नहीं होती है, प्रकाश विभक्त नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच में समानता यह है कि दोनों क्या होते हैं? तो ये जो बहुलक होते हैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स का होते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच में समानता न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। ऐसा जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वह क्या कहलाता है? तो जो समुद्र के तल में रहता है उसको क्या बोलेंगे? नीतल स्थल, नीतल स्थल बोला जाएंगे। नीतल स्थल बोला जाता है जो समुद्र के तल में रहता है। एथेनॉल के व्यापारिक उत्पादक में वो कौन सा खमीर का प्रयोग करेंगे? एथेनॉल में जो व्यापारिक जो उत्पादक में किया जाता है किसका खमीर का प्रयोग करेंगे? उस खमीर का नाम है सैक्रो सैक्रोमाइसिज सेरेविसी सेरेविसी सैक्रोमाइसिज सेरेविसी, है ना। इस खमीर का प्रयोग करते हैं एथेनॉल के उत्पादक में। किस खमीर का? सैक्रोमाइसिज 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 सेरेविसी सेरेविसी, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने के कारण उतार चढ़ाव आता है। तो देखते हैं किसी ध्वनि में ऐसे उतार चढ़ाव आता है, तो ये या ट्रेन की आवाज़ जो सुनते होंगे, ठीक है ना, वो किसके चलते हैं? तो डॉपलर प्रभाव के, ये डॉपलर प्रभाव के, देखते हैं तो ट्रेन आती है तो आवाज़ सुनाई देती है, तो कैसे? तो डॉपलर प्रभाव के चलते सुनाई देती है। वही आवृत्ति के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में पूछा है। अब चलेंगे दोस्तों शिक्षा और बाल विकास से संबंधित जो है, ठीक है, यह टीचर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किस नियम के अनुसार प्रभावशालीन माता पिता की संतान निम्न कोटि के होते हैं? तो ये जो होंगे दोस्तों प्रत्यागमन नियम के अनुसार होता है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार जो होता है, यह नियम है।
प्रत्यागमन के जो नियम से क्या समझते हैं दोस्त? तो प्रतिभाशाली माता-पिता के संतान जो है निम्न कोटि के होते हैं। तो कारण क्या है? कौन सा नियम? प्रत्यागमन के नियम के अनुसार ये बताया गया है। देखेंगे एक वैज्ञानिक है थॉर्नाड नाइक। थॉर्नाड नाइक के अधिगमन के कितने गौण नियम बताए हैं? तो 5 नियम बताए। थॉर्नाड डाइक है, थॉर्नाड डाइक जो है, थॉर्नाड डाइक के अनुसार कितने अधिगम के नियम का बताए हुए थे? 5 नियम बताए हुए थे, 5 नियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी भी बालक का या युवा का या वृद्ध का कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रेब फ्रेबेल का है, फ्रेबेल का है। तो फ्रेबेल का स्टेटमेंट क्या था दोस्त? तो फ्रेबेल का ये स्टेटमेंट था, फ्रेबेल का, समझिएगा, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्धि कहना चाहिए। यह फ्रेबेल का ये स्टेटमेंट था। और यह गौण नियम 5 दिया था, थॉर्नाड डाइक के नियम दिया हुआ था, 5 नियम। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। शिक्षक और मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की डैश क्या होता है? शिक्षक और मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों को क्या होगा? बुद्धि और रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देते हैं और प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षित देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ना। एक शिक्षक जो है मनोविज्ञान की ज्ञान कैसे देगा बालक को? तो उसके बुद्धि को देखते हुए, उसको रुचि को देखते हुए शिक्षा देगा, पहली बात। और यह प्रकृति के बारे में जानेगा, तब उसके बाद शिक्षा देगा टीचर। उसके बाद आर्थिक स्थिति को देखकर, उसके बाद पारिवारिक स्थिति के देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए शिक्षक के बच्चों को पढ़ाते हैं या शिक्षा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। समान आयु के बच्चों में प्राकृतिक योग्यता, स्वभाव, रुचि और प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत ही अंतर होता है। इन संदर्भ में विद्यालय की भूमिका होती है क्या? तो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो ये आपको विद्यालय की भूमिका होती है, सुनिश्चित करना है बच्चों के लिए उनकी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ये बच्चों में ज्ञान के लिए बात करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। किस मनोवैज्ञानिक के बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासा के रूप में दिए गए उनके चिंतन और सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व देता है? यह किसका नियम है? तो आपको लेओ गोस्की का यह आपको सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व देता है। लेवाय वायगोस्की का ये नियम है। लेवाय वायगोस्की का नियम क्या है? सामाजिक है ना, चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं पर प्रभाव को महत्व बताता है, लेवागोस्की का नियम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जॉन पियाजे ने क्या बोला हुआ था, सुनिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि क्या प्रस्तावित किया है? सुनिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है? क्या किया है भाई? बच्चों का चिंतन, यहाँ तो स्पष्ट हो चुका है, जो गुणात्मक रूप में वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों जो होते हैं अपने मन का राजा होता है, तो उसको जो मन में आया तो वही करेगा, उसका वही बात है। लेकिन वयस्क जो है सोच समझ कर कोई काम करेगा, इसका कोई चिंता नहीं होता है बच्चों को क्या गलत है क्या नहीं सही है, इसका कोई चिंता नहीं होता। लेकिन वयस्कों को जो काम करेगा सोच समझ का। यह स्टेटमेंट, यह थ्योरी किसका दिया गया है? तो जॉन पियाजे के अनुसार बताया गया, जॉन पियाजे ने बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग ये जो है मनोवैज्ञानिक रहे हैं। चलिए, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा क्या बताया गया? नैतिक के विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली के सक्रियता पूर्ण बनाए रखने से आपको पॉजिटिव, जिसको क्या बोलते हैं, धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है,
ये आपको जो सामाजिक क्रिया अवस्था होती है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। सामाजिक क्रिया अवस्था किसके द्वारा दिया गया है? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा ये बताया गया है। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा सामाजिक क्रम सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग ने क्या बताया दोस्त? इनके अनुसार चलते हैं, क्या बताया गया? किस प्रकार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है? तो आपको किस प्रकार जो है बच्चों जो है शिक्षा जो है बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है? तो नैतिक मुद्दे पर विचार विमर्श में उनके शामिल करके बच्चों को मोरल एजुकेशन दे सकता है। तो को हल वर्ग के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, इसकी बात किया गया था। तो दोस्तों, कोहल वर्ग ने क्या बताया हुआ था? तो एक शिक्षक जो होता है बच्चों में नैतिक मूल्य जो पैदा कर सकता है, मोरल एजुकेशन कैसे मिल सकता है? तो उनके नैतिक जिम्मेदारी देगा कि बच्चों तुमको ये देते हैं, ये टास्क देते हैं, तुम्हारा ये जिम्मेदारी है वो करके आना और तुमको पुरस्कृत किया जाएगा। या किसी भी बात को किसको मिनिस्टर बनाया जाए, किसको क्लास से निकाला जाए, कौन हल्ला कर रहा है तो उसके बारे में जो है, या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो ये क्या है? सभी की राय विचार विमर्श से जो है आपको उसको शामिल करते हैं लोग पाठ्यक्रम में, या उस बात को दोहराते हैं। तो ये आपको कोहल वर्ग के अनुसार बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखेंगे आईक्यू टेस्ट बोलते हैं जिसको, आईक्यू बुद्धि लभित्य का प्रत्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बोलते हैं कितना आईक्यू टेस्ट है? आईक्यू टेस्ट किसने बताया? टरमैन ने बताया है। टरमैन टरमैन ने क्या बताया बाबू? तो ये टरमैन ने बताया है, आईक्यू के बारे में बताया, टरमैन ने बताया है, टरमैन। चलिए ये तो हो गया आपको नैतिक शिक्षा से संबंधित, या आपको बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन था। चलेंगे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और संप्रेषण संचार से क्वेश्चन आता है। चलिए इसमें देता है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम तथ्यों, विचार, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। संप्रेषण की वह परिभाषा किसने दिया है? ये संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया है भाई? तो न्यूमैन ने दिया है। न्यूमैन ने दिया है, न्यूमैन तथा समर ने दिया है। संप्रेषण संचार का जो सिद्धांत जो है, एक व्यक्ति से दो व्यक्ति तक तथ्य, विचार और परिस्थितियों, भावनाओं का विनिमय जो है प्रसारण पर संचरण पर संप्रेषण का सिद्धांत जो है न्यूमैन और समर ने दिया है। लुइस एल एलन लुइस लुइस ए एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया कितने तत्व बताए हैं? तो ये 4 बताए हुए हैं। लुइस ए एलन जो है संप्रेषण प्रक्रिया जो है 4 तत्व बताया हुआ है। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार का प्रकार होता है 4, है ना? तो लुइस एल एलन संचार की प्रक्रिया का तत्व 4। अब देखेंगे प्रवाह की दिशा के आधार कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो प्रकार का समतल और विकर्णीय और अधोगमी और ऊर्ध्वगामी, ये 4 है। संचार के प्रवाह का कितना है? तो 4 हो गया। प्रकार का समतल, विकर्णीय, अधोगमी और ऊर्ध्वगामी, ये 4 संचार के माध्यम से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपके हाथ में मोबाइल होगा, तो मोबाइल के द्वारा संदेश प्रसारण करना किस प्रकार का संप्रेषण है? यह आंतरिक संप्रेषण है भाई, या यांत्रिक संप्रेषण है। मोबाइल के द्वारा जो संदेश भेजते हैं तो ये कैसा संचार है? तो ये आपको यांत्रिक संचार का माध्यम है। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे कहते हैं क्या? अंतर व्यक्तिगत संचार बोलते हैं। अंतर व्यक्तिगत संचार बोलते हैं जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ये हो गया। जब बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर व्यक्तिगत संचार बोलेंगे, है ना? ये बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता है, देख रहे हैं ना? मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता है, जो अंतर व्यक्तिगत संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? अपरिवर्तनीय का सिद्धांत बताता है। मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है, तो ये कौन सा संचार के बारे में बताता है? तो आपको ध्यान रखेंगे कौन सा?
तो अंतर व्यक्तिगत संचार पर है, दो व्यक्ति जब बात करते हैं, लेकिन मुंह से जो निकला हुआ बात जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत पर ये काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आकाश न अ, अव अवकाश अवकाश न देने पर, मतलब कि छुट्टी न देने पर कर्मचारी के द्वारा प्रबंधन पर हमला जैसी समस्या किस किस तरह का हमला हो सकती है? मान कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, तो कर्मचारी के द्वारा जो प्रबंधक है वहाँ पर मैनेजिंग कर रहा है वो हमला जैसी समस्या को किस प्रकार हो सकती है? तो भावनात्मक है, भावनात्मक समझ के द्वारा। तो नहीं कहता है कि भाई अब इतना भावनाओं का ठेस पहुंच गया, तो ये भावनात्मक समझ के द्वारा उस पर कर्मचारी का हमला रहता है। अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? द्विक संप्रेषण बोलते हैं, द्विक संप्रेषण। तो द्विक मतलब दो व्यक्ति बैठ कर बात कर रहे हैं, तो उसी में आपको अंतर संप्रेषण था, द्विक संप्रेषण इसी को बोलते हैं। संप्रेषण अंत क्रिया, संप्रेषण अंत क्रिया के रूप में परिक्षेपण के अनुसार प्रतिपुष्टि क्या है? तो कभी कभी गैर इरादन इरादत होती है, कभी कभी गैर इरादत होती है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है तो क्या किस रूप में? क्रोनेमिक्स के रूप में, क्रोनेमिक्स के रूप में जानते हैं। कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। क्रोनेमिक्स के रूप में किसको जानते हैं भैया? तो कालिक संप्रेषण का अध्ययन को जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखेंगे संप्रेषण वाला बात तो खत्म हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों खेल कूद टॉपिक से चलते हैं। क्वेश्चन क्या आपका पूछा गया है, देखिएगा। पहला विबंटल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कब किया गया था? पहला विबंटल टेनिस टूर्नामेंट का जो है आयोजन जो किया गया था 1877 में किया गया, 1877 में किया गया था। 1877 में पहला विबंटल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस बात को स्पष्ट हो चुका है। यूएस ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुआ था? तो 1881 में किया गया था। विबंटन का कब? 1877 में। यूएस ओपन कब? 1881 में। तो सबसे पुराना कौन हो गया? तो विबंडले ने हो गया भैया 1877 में। यूएसए उसके बाद 1881 में फ्रेंच ओपन आता है, उसके बाद 1891 में 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत कब? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय में। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया पे। तो चारों याद हो गया, 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है। तो सबसे पहले क्या विबंटन 1877 याद हो गया, यूएसए ओपन 1881 याद हो गया, फ्रेंच ओपन पूछेगा तो 1891 10 सालों के बाद आता है। यूएसए ओपन के बाद 10 साल के बाद कौन आता है? फ्रेंच ओपन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 याद रखिएगा, 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन आता है। फ्रेंच ओपन का एक अन्य नाम भी है रोलैंड गैरोस, गैरोस बोलते हैं, रोलैंड गैरोस कहा जाता है। तो रोलैंड गैरोस जो है किसको बोलते हैं? फ्रेंच ओपन को बोलते हैं। फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुआ था। क्ले केट, बात समझ में आ गया? क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द का प्रयोग जो है लॉन टेनिस में खेल में प्रयोग करते हैं। क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट लॉन टेनिस में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया दोस्तों? अब देखेंगे यहाँ पर यूएस यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस जो है यूएस ओपन जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड मजबूत कोर्ट पर खेला जाता है कोर्ट। चलिए आगे बात करते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपको घास पर खेला जाता है ना। विंबलडन जो है 1800 कब 77 में हुआ था ना, 1877 में हुआ था पहला विंबलडन। और ये जो है विंबलडन जो है किस किस पर खेला जाता है? तो आपको ग्रास पर। यूएस हो जाएगा हार्ड, यूएसए का पिच कैसे होता है? हार्ड होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। और फ्रेंच ओपन जो है किस कोर्ट पर? क्ले कोर्ट पर खेलता है, क्ले कोर्ट पर। तो क्ले कोर्ट पर किसको खेलेंगे? तो फ्रेंच, फ्रेंच। और ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेलेंगे? तो हार्ड कोर्ट पर। तो 2 गो हार्ड हो गया भैया। तो ये देशों पर नाम है, देश यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों जो हो गया देश हो गया। तो दोनों कैसे बता? हार्ड कोर्ट पर खेलेगा। अब बात आ गया तो विंबलडन, विंबलडन जो होता है, विंबलडन होता है तो विंबलडन जो है घास पर खेलेंगे।
और फ्रेंच फ्रेंच कले, फ्रेंच कले, फ्रेंच कले, फ्रेंच कटे, फ्रेंच कटे, कट हो गया ना कट, फ्रेंच कट नहीं बोलते, फ्रेंच कट दाढ़ी को, तो फ्रेंच कट का मतलब याद रखें कले से। तो याद हो गया ना, चलिए याद हो गया होगा आपको दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे देखेंगे। उस कृषि का नाम, उस कृषि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है, उसी को बोलते हैं मिश्रित कृषि। खेती के साथ पशुपालन को क्या बोलते हैं दोनों के साथ, तो ये इसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। भारत एक मिश्रित प्रधान देश है। गेहूं का काला टीका रोग, गेहूं में जो होता है काला टीका, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ब्लैक टिक डिजीज जो है किस फसल में, तो गेहूं में होता है। तो किसके कारण होता है भैया, फफूंदी के कारण होता है। गेहूं में जो होता है काला टिक जो रोग होता है, काला टिक जो होता है आपको फफूंदी के चलते होता है। टमाटर में होता है मॉर्स रोग होता है। मॉर्स रोग किसके में होता है, टमाटर में। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका ना, काला टिक रोग जो होता है, काला टिक रोग गेहूं में, मॉर्स रोग होता है आपको टमाटर में, मटर में होता है, मटर में मॉर्स रोग, मटर में ये मैंगनीज की कमी के कारण होता है। तो मटर में जो है मार्स रोग होता है मैंगनीज की कमी के चलते हैं। दलहन पौधों में वो कौन सा रंग द्रव्य, पिगमेंट जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। तो देख रहे हैं ना, ये पिगमेंट के बारे में पूछ लिया है, तो ध्यान रखेंगे। गले हेमोग्लोबिन का, गले हीमोग्लोबिन है ना, गले हीमोग्लोबिन के चलते यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक सहायक होता है। कौन सा द्रव पदार्थ, तो गले हीमोग्लोबिन, ये दलहनी पौधों में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। चलिए आगे क्वेश्चन, लोबी जिसे बिनस बोलता है, बोनिस, बोनी बोनी, बोनी किस फसल का प्रजाति है, तो बोनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोनी बो बोनी किस फसल का है, तो आपको टमाटर का, टमाटर का रंग लाइकोपेन के चलते हैं। धान का प्रसिद्ध जो है खैरा रोग, कमी होती है जस्ता, खैरा जस्ता, खैरा जस्ता, खैरा जस्ता। अब मटर में मास मैग्नी, मटर में मास मैग्नी, मटर में मार्च मैग्नी, खैरा मैग्नीज, खैरा जस्ता हो गया, खैरा हो गया जस्ता, खैरा जस्ता, याद हुआ। अब देखेंगे रजत क्रांति किससे संबंधित है भैया, अंडा उत्पादक, है ना, अंडा उत्पादक रजत क्रांति को बोलते हैं। भूरी क्रांति जो होता है आपको उर्वरक उत्पादक, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादक, रजत क्रांति अंडा उत्पादक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुआ, तो 1905 में हुआ, करजन के समय में, करजन के समय में भारतीय कृषि अनुसंधान किया गया था पूसा में, ठीक है ना, 1905 में किया गया था। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फलों का अध्ययन करेंगे। चलिए कंप्यूटर ज्ञान से देख लेते हैं, कंप्यूटर ज्ञान में क्या है। एमएस वर्ल्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, फॉन्ट को साइज को बढ़ाने के लिए, एमएस वर्ल्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस का प्रयोग करेंगे। किस शॉर्ट का प्रयोग करेंगे, किस कोड, किस की का प्रयोग करेंगे एमएस वर्ल्ड में, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस का उपयोग करते हैं। एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में फ्लिप बोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस प्रकार की कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करेंगे। चलो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किस में करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिप 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 बोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करेंगे पेस्ट करने के लिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, साइबर साइबर लॉ, डीओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो अच्छा क्वेश्चन है। साइबर लॉ जो है डीओएस क्या है, तो डी से हो गया, क्या हो गया, डिनाई डिनाइबल डिनाइबल ऑफ सर्विस, डिनाइबल ऑफ सर्विस, डिनाई डिनाइबल ऑफ सर्विस बोला था डॉस का। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, वह मेमोरी जो है यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, वह मेमोरी जो है सीपीयू से सीधा संपर्क करता है, उसको क्या बोले, कौन सा मेमोरी, ऑक्सीलियरी मेमोरी बोले, ऑक्सीलियरी मेमोरी बोला जाता है। जो सीपीयू से सीधा कनेक्ट करेगा क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीलियरी मेमोरी बोला जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त,
अप्राथवीय अप्राथनीय संदेश, है ना? जैसे अब्यूज वाला मैसेज होता है, अब्यूजिंग मैसेजिंग सिस्टम, उसी को मतलब गाली गलौज वाला मैसेज का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं स्पैम करना, स्पैम स्पैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द अब्यूज मैसेज का सिस्टम को क्या बोलेंगे दुरुपयोग? तो स्पैम स्पैम बोला जाता है, स्पैम। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे? पहले से अगर सिस्टम ओपन है तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो वर्म बूटिंग बोलेंगे, वर्म बूटिंग कहा जाता है, वर्म बूटिंग, वर्म बूटिंग रीस्टार्ट करने के लिए। मॉड्यूलेटर डी, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मोडेम बोलते हैं। मॉड्यूलेटर डी, मॉड्यूलेटर को क्या बोलेंगे? तो मोडेम बोला जाता है, मोडेम। चलिए आगे क्वेश्चन है, बी डी बी सी, बी डी बी सी का पूरा नाम क्या? सॉरी से ओ डी बी सी, ओ ओ डी बी सी। चलिए, ओ से हो गया ओपन डाटाबेस, सी से हो गया क्या? कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव होता है, कम्युनिकेटिव होता है। ओ डी बी सी, ओपन डाटाबेस कम्युनिकेटिव, स्पष्ट हो चुका है। अब देखेंगे एक और शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, टी एफ टी पी। इसका प्रयोग होता है टेबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? टी से हो गया क्या? टेबल, एफ से हो गया फाइल, टी से हो गया क्या? ट्रांसफर, पी से हो गया प्रोटोकॉल। इस प्रकार से दोस्तों जनवरी मंथ का सार संग्रह जो है, सार संग्रह क्वेश्चन आपको समाप्त होते हैं दोस्तों। या बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको सार संग्रह देख रहे थे, सार संग्रह। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक यह नोटिफिकेशन मिलता रहे, एक अच्छा नॉलेज आप तक पहुंचता रहे, और हमेशा अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिर से आपको नेक्स्ट फरवरी मंथ का आपको सार संग्रह देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो हर मंथ का आपको करेंट अफेयर्स, हर मंथ का टॉपिक, ठीक है ना, सार संग्रह देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा हौसला आप ही लोग हैं, तो ज़रूर आप लोग हौसला को अफजाई करेंगे। थैंक यू सो मच।